Good morning, students. Today I will discuss about mood disorder. First, what is mood? Mood is a pervasive and sustained feelings. Mood is nothing but pervasive and sustained feelings. Pervasive मतलब पूरा बॉडी में दिखाई देता है, पूरा एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है, और सस्टेन मतलब बहुत टाइम तक चलता है. तो मूड इज़ ए परवासिव एंड सस्टेन फीलिंग्स दैट इज़ एक्सपीरियंस्ड इंटरनली, ओके, एंड दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिहेवियर. सो ये जो मूड है वो क्या है, एक फीलिंग्स है जो इंटरनली रहते हैं, यू कांट एक्सप्रेस इट, ओके. सो इंटरनली फील करते हैं, और ये जो फीलिंग्स है वो एक पर्सन का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ये मूड दैट इज़ द इनर फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, ओके. सो व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग दिस फीलिंग्स इट इज़ कॉल्ड अफेक्ट. So by affect only we can feel कि what is the mood of a person. For it is not necessary कि जैसा वो affect दिखा रहा है वैसा ही उसका mood हो. They can hide also. So mood is their inner feelings. So disorder can happen in this mood. So basically it can be low, it can be high. ओके. सो लो जब होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, और जब हाई बोलते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिया. सो लेट्स गो विद दिस कि मूड डिसऑर्डर्स क्या क्या है. एपिडेमियोलॉजी. अगर ये ग्राफ हम लोग देखें कि हर टाइम में मैंने क्या कहा, दो टाइप का मूड डिसऑर्डर्स यूजुअली होता है, बाकी बहुत सारा टाइप है वो भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो यूजुअली दो टाइप का होता है, एक डिप्रेशन, एक मैनिया. डिप्रेशन में फीमेल्स पेशेंट्स आर हायर, वेयर एज मैनिया में मेल्स पेशेंट्स आर हायर. सो फीमेल्स पेशेंट डिप्रेशन में हायर होता है, यूजुअली स्टार्ट्स होता है 20 की बाद से, और यू कैन टेल कि हायर तब होता है जब 40 की बाद होता है. वेयर एज जो मैनिया होता है यू कैन सी फ्रॉम 20 to up to 90, एनी टाइम यू कैन सी इन मैनिक पेशेंट. So now you can see this graph. Here you can see two pole is there. One is blue pole and another one is red pole. So blue pole is depression. So एक ही इंसान का, एक ही मूड का दो लास्ट एंड हो सकता है. एक होता है एकदम नीचे का जो लो मूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, और एकदम हाई मूड उसको हम लोग बोलते हैं मैनिया और स्टूपरस मैनिया. सो ये दो पोल होता है मूड का, ठीक है. ये दो पोल का जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं यूथाइमिया. यूथाइमिया मतलब नॉर्मल मूड. समझ में आ रहा है, यूथाइमिया मतलब नॉर्मल मूड. यूथाइमिया में अगर हम लोग हैं तो हमारा मूड अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग्स और सोशल कंडीशन चल रहा है. उसकी थोड़ा इधर उधर होता है तो वो हैप्पी होता है, सैड होता है, माइल्ड एलिवेशन, माइल्ड डिप्रेशन. तो बहुत ज़्यादा होता है तब हम लोग मैनिया और डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है. सो थोड़ा सैड, थोड़ा हैप्पी और यूथाइमिया मिल के होता है नॉर्मल एपिसोड ऑफ मूड्स, ओके. फर्स्ट ब्लैक लाइन यू कैन सी, नॉर्मल एपिसोड ऑफ मूड इंक्लूड्स यूथाइमिया मतलब एकदम नॉर्मल मूड, थोड़ा हैप्पी मूड, यूफोरिया थोड़ा सा हैप्पी मूड, यूफोरिक मूवमेंट. यूफोरिया क्या है मैं बाद में बताऊंगी. नेक्स्ट वन इज सैड. सो थोड़ा सा एलिवेशन ऑफ मूड, थोड़ा सा डिप्रेशन ऑफ मूड मिल के होता है नॉर्मल मूड. सो उसके पीछे जाए मतलब लो हो तो होता है क्या, लो मूड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्रेशन. डिप्रेशन का 3 भाग होता है, सीवियर डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन एंड माइल्ड डिप्रेशन. सेम इधर भी होता है, मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ जाते हैं तो भी 3 टाइप दिखाई देता है, हाइपोमैनिया, मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है. तो ये 3 होता है. तो तब हम लोग मैनिया का 3 लॉस ऑफ फंक्शन, इधर भी जाता है तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, उधर भी जाता है तो भी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है. नीचे में और एक 2 ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है. बेसिकली इसको हम लोग फर्स्ट जो ब्लू लाइन है वो है डिस्थाइमिया. डिस्थाइमिया मतलब कोई पेशेंट
कोई इंसान को तुम देख सकते हो या 40 इयर्स की ज़्यादा जो वुमेन है उन लोगों में दिखाई देता है कि 2 साल 3 साल 4 साल में उन लोग लो मूड में रहते हैं। बस उसका मूड कभी हैप्पी भी नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वो भी नहीं जाता है, पर लो मूड में कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर वो 2 साल से ज़्यादा लो मूड वो कंटिन्यू कर रहा है तब हम लोग बोल रहे हैं उसको डिस्थाइमिया। ठीक है, जो नॉर्मल थोड़ा बहुत आ सकता है पर माइल्ड डिप्रेशन में ही ज़्यादा टाइम रहता है। ठीक है, पर दैट कांट हैम्पर द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट कमिंग टू द साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया में उसकी बात का जो है मेजर डिप्रेसिव डिज़ॉर्डर वो अगर हो जाए तो वो एडजस्टमेंट डिज़ॉर्डर में कभी कभार हो जाता है कि यूथाइमिया है, मतलब नॉर्मल मूड है, उसके साथ मेजर डिप्रेशन है, तो वो एडजस्टमेंट डिज़ॉर्डर होता है, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल में कौन सा 3 ब्लॉक था, सैड, यूथाइमिया और हैप्पीनेस, इसमें वो ये जो ब्लॉक है ये 2 साइड में बढ़ जाता है। एक माइल्ड डिप्रेशन ऐड होता है और एक माइल्ड एलिवेशन ऐड होता है, जिसका मतलब है हाइपोमेनिया। तो ये 5 अगर दिख जाए, मतलब माइल्ड डिप्रेशन से माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड से शिफ्ट करे मूड, ये 5 जगह में, तब हम लोग बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। कभी थोड़ा दुखी रहता है, कभी थोड़ा हैप्पी रहता है, कभी नॉर्मल रहता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोथाइमिया। डिस्थाइमिया मतलब पूरा टाइम दुखी रहता है, साइक्लोथाइमिया मतलब शिफ्ट करते हैं, पर वो शिफ्टिंग जो है वो हाइपोमेनिया से माइल्ड डिप्रेशन तक सीमित है। ठीक है, देन बाइपोलर अगर होता है, मतलब 2 पूरा शिफ्ट होता है। बाइपोलर अगर होता है मतलब 2 पोल है, एक मैनिया एक डिप्रेशन। बाइपोलर होता है अगर मेजर डिप्रेशन के साथ हाइपोमेनिया आता है तब हम लोग बाइपोलर 2 बोलते हैं। अगर मेजर डिप्रेशन और मैनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स दिखाई देता है तब हम लोग बाइपोलर टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 में जितना पूरा मूड एकदम अच्छा होने से एकदम मतलब खुश, मतलब नाच रहा है विदाउट रीज़न, गा रहा है, ऐसे से एकदम रो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा शिफ्ट होता है तो हम लोग बाइपोलर टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 मतलब उतना खुशी नहीं होता है पर एकदम ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो बाइपोलर टाइप 2 बोलते हैं। हाइपोमेनिया होता है और एकदम मेजर डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द इटियोलॉजी, क्यों होता है ऐसा। So at anatomical factors, biochemical factors is there, genetic factors are there, and psychosocial factors are there. One by one we will discuss about this. First one is anatomical factors. I already told in schizophrenic patient कि जब कोई पेशेंट का वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा होता है तो न्यूरॉन्स कम होता है, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा है कोई लीशन रहता है ब्रेन में तो भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स दिख जाता है, यूजुअली मूड डिसऑर्डर्स। देन इनलार्जमेंट होता है। इनलार्जमेंट मतलब एट्रोफी। कौन सा जोन का, फोकल जोन का। फोकल जोन कहाँ पर है, जैसे कि हमारा फोकल जोन क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मेनली एक्टिविटीज़ के लिए, कौन कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही अगर स्वेलिंग हो जाए, उसका ही अगर एट्रोफी हो जाए, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ये लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा इमोशन कंट्रोल करते हैं, इसका अगर एट्रोफी हो जाए, बढ़ जाए, जगह स्वेल्ड हो जाए, तो हम लोग देखते हैं कि मूड एलिवेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। और श्रिंक हो जाता है तब क्या होगा, तब डिप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस। ऑब्वियसली अगर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस दिख जाएगा, अगर क्या होता है हेमिस्फेरिक एक्टिविटीज़ अगर इंक्रीज होता है तो मैनिया दिखेगा, अगर डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, एक्टिविटीज़ जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्या दिखेगा, डिक्रीज हो रहा है। जो रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस हो रहा है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पल्सेस पास कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सही से, दैट ऑल्सो कैन कॉज मूड डिसऑर्डर्स। देन ग्लोबल रिडक्शन अगर हो रहा है तो क्या होगा, डिप्रेशन। अगर रिडक्शन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज होने से क्या होगा, हम लोग लेथार्जी फील करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे, जो कहाँ पर दिख जाएगा, लो मूड और डिप्रेशन में। जब इंक्रीज होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तब है क्या है, हम लोग
एनर्जी ज़्यादा फील करेंगे और काम करने की इच्छा ज़्यादा होगा, जो रेस्टलेसनेस दिखाई देगा, जो दिख जाता है मैनिया में. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बायोकेमिकल फैक्टर्स. Decrease sensitivity of noradrenergic receptor. I hope you can remember in second year you read in pharmacology adrenergic and cholinergic. Remember that secretes in our body, basically in the eye, in the uterus, in the kidney, these all enzymes are secretes, right? So ये अगर secretes करना कम हो जाए, बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन. अगर कोलिन भी अगर कम हो जाए तो डिप्रेशन होता है. कोलिन का क्या होगा, अगर बढ़ जाता है तो डिप्रेशन होगा, कम हो जाए तो मैनिया होगा. क्योंकि ये जो एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ये ऑपोजिट में काम करता है, शायद तुम लोगों को याद होगा. नेक्स्ट कमिंग टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन लेवल. इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब मैनिया. डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्टिविटी कम होगा, मतलब डिप्रेशन. अगेन डोपामिन लेवल द सेम, इंक्रीज होगा तो डिप्रेशन, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा तो मैनिया, डिक्रीज होगा तो डिप्रेशन. देन प्रीमैच्योर लॉस ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज द REM. प्रीमैच्योर लॉस ऑफ स्लीप मतलब जल्दी जल्दी नींद टूट जाना, और REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, मतलब क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं हो रहा है, मतलब जब सो भी रहा है तो आई मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, जो नॉर्मली होते हैं. हम लोग जब सोते हैं नॉर्मली आई मूवमेंट होते हैं, पर वो रैपिड होना, ज़्यादा होना, दैट इज़ ऑल्सो कैन लीड्स टू मूड डिसऑर्डर. तो क्वालिटी स्लीप नहीं होता है, पूरा दिन डिप्रेस्ड रहते हैं. ऑल्टरेशन हार्मोनल रेगुलेशन, दैट ऑल्सो इंक्रीज होता है, तो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट्स होता है तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ते हैं, तो वो मैनिया में दिख जाता है. और डिक्रीज होता है तो वो भी डिक्रीज होता है तो वही डिप्रेशन में दिख जाता है. तो इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस यू कैन सी, बेसिकली डिक्रीज ऑफ T lymphocyte and B lymphocyte in the case of depression. Next, genetic factors in mood disorders. बेसिकली डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर्स दिख सकते हो. जो मूड डिप्रेसिव पेशेंट है उसका मम्मी या पापा कोई एक जन अगर मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है तो 25% चांस है कि उसको मूड डिसऑर्डर हो. दोनों को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो 40% तक 35 to 40% है चांस है. इट कैन बी डबल. नेक्स्ट कमिंग टू द ट्विंस, व्हेन इट इज़ आइडेंटिकल ट्विंस का है, कोई एक ट्विंस का एक को है मूड डिसऑर्डर तो दूसरों का होने का 50 to 70% चांस है. व्हेन इट कम्स टू फैटर्नल ट्विंस, तो अगर फैटर्नल ट्विंस का बात आए तो 35 to 50% चांस है मूड डिसऑर्डर होने का. नेक्स्ट कमिंग टू द साइको सोशल फैक्टर्स. I hope all self-explanatory. Repetitive exposure in stressful life events, I already explained. Losing one parent before the age of 11 because it hampered the mood of the patient for a longer period of time. They can't tolerate that sorrowness. So loss of spouse, unemployment can lead to depression. When I coming to the personality यूजुअली 12 टाइप्स होता है. क्यों बता रही हूँ कि ये 6 टाइप्स होता है जिसमें मूड डिसऑर्डर ज़्यादा दिख जाता है. 3 टाइप्स जो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का पेशेंट को डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है. और एंटी सोशल पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पेशेंट को मैनिया होने का चांस ज़्यादा होता है. फॉल्टी डिफेंस मैकेनिज्म और यूजिंग रिप्रेशन, रिग्रेशन और टायरनल सुपर ईगो एज डिफेंस मैकेनिज्म, दे कैन हैव चांस टू हैव मूड डिसऑर्डर इन लेटर लाइफ. सो व्हाट इज टायरनल सुपर ईगो? ये सुपर ईगो एकदम इतना हार्ड है कि थोड़ा सा भी इधर उधर उसको मंजूर नहीं है. तो हर एक चीज़ में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट तुम बोल सकते हो. तो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है. तो जिसको टायरेनिकल सुपर ईगो है उसको डिप्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है और OCD लेके भी प्रेजेंट कर सकता है.
अदर थियोरी बेसिकली कॉग्निटिव थियरीज, वो लोग सीखते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो भी हो जाए मैं कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज आई एम ए गर्ल, ऐसे सोचते हैं, तो इसीलिए डिप्रेशन में लड़की लोग ज़्यादा चले जाते हैं। तो हाउ दे लर्न दिस, आई केप्ट वन पिक्चर दैट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यू हार्ड कि हम लोग जो सीखते हैं वो ही आउटपुट करते हैं। तो कुछ इनपुट आता है, उसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट। ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग इधर क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोग जो सीख के आए हैं चाइल्डहुड से, वो ही वैसे ही प्रोसेस होता है। अगर चाइल्डहुड में हम लोग सीखे हैं कि हाँ हम लोगों को बस सहना है, तो हम लोग सहते जाते हैं। और चाइल्डहुड में हम लोग सीखते हैं कि हाँ प्रोटेस्ट करना है, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करने की हिम्मत आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव थियरी। कॉग्निशन हम लोग जैसे परसीव करते हैं वैसे ही हम लोगों को बिहेवियर आता है। तो डिप्रेशन और मैनिया दोनों ही इफेक्ट है और एक्सपोजर ऑफ द मूड। सो जैसे हमारा थियरी है, जैसे सीख के आए हैं, लर्न थियरी है, वैसे ही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और दिखाते हैं लेटर लाइफ में। देन रिप्रेशन थियरी बोलते हैं कि कोई एक अनप्लीजरफुल एक्टिविटीज़ और फॉल्टी मैकेनिज्म, जो हम लोगों को किसी की चोरी कर लिया, तो वो चोरी करना तो मंजूर नहीं है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, छुपाना चाहते हैं। तो हम लोग बार बार वो चीज़ को अनकॉन्शियसली दबाते हैं माइंड में कि ये भूल जाए कि कभी चोरी किया, कभी खून किया, ऐसा कोई किसी ने किया होगा, तो वो भूलने की कोशिश करते हैं। तो बार बार दबाने से, मतलब बार बार दबाने से वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है, एकदम नीचे है ना। एकदम ऊपर में क्या है, कॉन्शियस माइंड, उसके बाद में क्या है, सेमी कॉन्शियस, लास्ट में है अनकॉन्शियस माइंड। तो बार बार दबाने से वो अनकॉन्शियस माइंड पे चले जाते हैं। पर रिपीटेटिव एक्सपोजर होने से स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट में वो वापस आ जाता है। तब यूजुअली ये रिप्रेशन थियरी जो लोग यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के दौर पे, उन लोग डिप्रेशन लेके प्रेजेंट करते हैं। वेयर एज रिग्रेशन थियरी बोलते हैं कि जो बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है और सडन चाइल्डहुड में कुछ पेनफुल हुआ, जैसे कि लॉस ऑफ पेरेंट्स बिफोर 11 years और लॉस ऑफ लविंग वंस और शिफ्टिंग द हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज दे आर लूजिंग देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ये सब होने से उन लोगों को क्या है, टेम्पर टेंट्रम दिखाते हैं। टेम्पर टेंट्रम मतलब बातों में जो चाहिए मतलब चाहिए, तो वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन लोगों को मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये सीख हो जाता है पूरा ज़िंदगी के लिए कि हम लोग अगर वो चिल्लाएंगे, रोएंगे तो मिल जाएगा। तो बाद में भी जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं वो एग्रेशन, वो हॉस्टिलिटी, वो रेस्टलेसनेस दिखाते हैं, वो बैक कर जाते हैं चाइल्डहुड का वो टाइम पे, जब वो यूजुअली ऐसा होता है। चाइल्डहुड के लिए ये नॉर्मल था, पर आफ्टर बीइंग ए एडल्ट ये नॉर्मल नहीं रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैनिया। सो मैनिक पेशेंट में तुम रिग्रेशन थियरी अप्लाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द मैनिक एपिसोड और मैनिया क्या है, ऑलरेडी आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैनिया। मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय sustained period of abnormally elevated, expansive और irritable mood। तो मैनिया में पहला वाला क्या होगा, इरिटेबल और एलिवेटेड और एक्सपेंसिव मूड का प्रॉब्लम होगा। देन इंटेंस एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, जो क्या करेगा वो बिहेवियर में दिख जाएगा, बहुत सारा काम कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं, इंटेंस एनर्जी मिलेगा। रेसिंग थॉट, मतलब जब प्रॉब्लम कहाँ पर दिखोगे, स्पीच में। थॉट का प्रॉब्लम हम लोग यूजुअली कहाँ देखते हैं, स्पीच में, कि एक के बाद एक थॉट आ ही रहा है। तो स्पीच, रेसिंग थॉट्स, तो ये 3 जगह में यूजुअली प्रॉब्लम दिखते हैं। मूड में प्रॉब्लम दिखते हैं, एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम दिखते हैं और स्पीच में प्रॉब्लम दिख जाते हैं मैनिया में, ठीक। और अदर एक्सट्रीम और एक्सेजरेट बिहेवियर, ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट बिहेवियर। ये अगर प्रॉब्लम लास्ट रहे, मतलब लास्ट करे पेशेंट के साथ एटलीस्ट 1 week, 1 हफ्ता, और लेस देन 1 week 4 to 5 days ऑल्सो रहे, तो भी पेशेंट को मैनिया बोल सकते हैं। 4 to 5 days कहा, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, 4-5 दिन दिख गया ये सब बिहेवियर, तो पेशेंट को डायग्नोसिस हो सकता है। घर में रहे तो एटलीस्ट 1 week के बाद ही पेशेंट को मैनिया बोल सकते हैं।
इसमें मैंने 4 वर्ड लिखा है, यूफोरिया, इलाशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी. व्हाट इज यूफोरिया? Euphoria is mild elevation of mood, whereas elation is moderate elevation of mood. Exaltation is severe elevation of mood, whereas ecstasy is profound elevation of mood. Profound मतलब बहुत ज़्यादा. ये दिखते हैं कि स्टूपरस मैनिया मतलब स्टूपरस मतलब एक काम को कंटिन्यू चलाना. आई होप यू कैन रिमेंबर कैटाटोनिक स्टूपर. सो उन लोग क्या है, चुपचाप रहते हैं, और स्टूपरस मैनिया में लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्टूपरस मैनिया. तो यूफोरिया यू कैन सी इन नॉर्मल. यूथाइमिया में भी कभी कभार दिख जाते हैं कुछ गुड न्यूज़ आने से, और हाइपोमैनिया में यूफोरिया दिख सकते हो. वेयर एज इलाशन और एक्सल्टेशन कब दिखाई देता है? इलाशन और एक्सल्टेशन यूजुअली दिखते हैं मैनिया विदाउट सिम्टम्स में, एंड एक्सटेसी दिखते हैं मैनिया विद साइकोटिक एपिसोड और मैनिया विद साइकोसिस. नेक्स्ट कमिंग टू द कॉजेस. क्या जो कॉजेस मूड डिसऑर्डर के लिए मैंने पहले बोल दिया है, उससे पहले ये सारे 6 जो कॉज मैंने लिखा है वो लिख लेना, उसके बाद वो ऐड कर देना. क्या है? हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस. बहुत टाइम से स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस ख़त्म हुआ नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो मैनिया में चले जा सकता है. कि स्ट्रेस में इतना टाइम से है और ये ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, फिर क्या है, मैनिया लेके प्रेजेंट करे. उसका जो संतुलन है, उसको जो मूड कंट्रोल करने का जो क्षमता है, वो स्ट्रेस ने, कंटिन्यूअस स्ट्रेस ने ख़त्म कर चुका है. तो दैट ऑल्सो कैन लीड्स टू mania. Then changes in sleep pattern, I already told. Using recreational drugs or alcohol यूज़ करने से, और सिगरेट्स, कोकेन, हीरोइन यूज़ होने से यूजुअली मैनिक एपिसोड दिख जाता है. बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं विदाउट रीज़न. तो ये सब सीजनल चेंजेस. इट्स ए सजेशन और एक थियरी. इट सजेस्ट दैट कि स्प्रिंग सीजन जब आते हैं तब मूड अच्छा रहता है नॉर्मल. तो मैनिया यूजुअली सी इन स्प्रिंग. जो लोग डिप्रेशन में भी है, वो स्प्रिंग में उसको हाइपोमैनिया दिख जाता है. तो ये सीजनल चेंजेस कैन बी ए कॉज ऑफ मैनिया. सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ. सडनली कुछ ऐसा चेंज हुआ, मतलब बहुत टाइम से बहुत थोड़ा दुखी था या ठीक था, सडनली इतना ज़्यादा क्राइसिस में गिर गए, तो वो उसका जो कंट्रोल करने का क्षमता वो खो गए. तो दैट ऑल्सो कैन लीड्स टू मैनिया. देन चाइल्ड बर्थ का होने के बाद भी पोस्ट डिलीवरी साइकोसिस दिखाई देता है. तो हम लोग बोलते हैं पोस्ट टर्म साइकोसिस. तो वो भी मैनिया होता है. तो खुश रहते हैं, लोग से ज़्यादा बात करते हैं, विदाउट रीज़न हंसते हैं. दैट यू कैन सी. नेक्स्ट कमिंग टू द सिम्टम्स. I hope you already enlist 3-4 symptoms of mania. So list apart I can explain to you. First one is disconnect or very fast thought. डिस्कनेक्ट मतलब एक थॉट के साथ दूसरा थॉट का कोई रिलेशन नहीं है, पर एक के बाद एक थॉट आ ही रहा है. ग्रैंडियोर्स बिलीव, सेल्फ इम्पोर्टेंस आइडिया. देन इनअप्रोप्रिएट इलेशन और यूफोरिक मूड. कोई रीज़न नहीं है पर खुश है, मज़े में है, हंस रहा है, गा रहा है, बात कर रहा है. इनअप्रोप्रिएट इरिटेबिलिटी, बातों में एंजाइटी फील करना, क्योंकि कहीं उन लोगों को एंजाइटी होता है कि ये काम ख़त्म नहीं हुआ, वो काम करना है, एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको इरिटेबिलिटी भी दिखाई देता है. इनअप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, जब ज़्यादा हम लोग कुछ बोलते हैं, दूसरों को बोलने के मौका नहीं देते हैं, तो वो भी इनअप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर होता है. और खुशी होके कुछ कर देते हैं जब बाकी सब लोग दुख में है, तो वो भी इनअप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर होता है. देन इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर. आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैनिया में सेक्सुअल डिज़ायर भी इंक्रीज होता है. इंक्रीज टॉकिंग, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बोलने का भी है और बहुत ज़ोर से भी बोलते हैं. मार्कली इंक्रीज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है, इतना एनर्जी आता है कि उसको सोने का टाइम, और काम भी बहुत ज़्यादा है उनको, पर कोई काम सही से ख़त्म नहीं कर पाते हैं. वो भी एक बात है जो मैनिया पेशेंट के होते हैं. पुअर जजमेंट, जज नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस करके जाते हैं, आधा करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरा करते हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ, ये भी नहीं पूरा नहीं होगा.
तो ऐसे पुअर जजमेंट होता है कि किसको क्या बोलना है, क्या करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है. देन डिक्रीज नीड फॉर स्लीप ड्यू टू हाई एनर्जी. वो नॉट ओनली नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर फूड ऑल्सो, क्योंकि फूड खाना सोना ये उन लोगों को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना है. उन लोगों को छोड़ के उन लोगों का ऐसा फीलिंग्स है, ग्रैंडियोर्स आइडियाज़ होता है कि ऐसा फीलिंग्स है कि वो छोड़ के बाकी कोई कर नहीं सकता है. तो वो क्या करता है, ना सो के ना खा के वो काम पे लग जाता है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, history taking, basically past history is very vital over here. History of antenatal period, history, occupational history, educational history of definitely history of play history and sexual history. Family history you have to take because to identify the genetic disorder. Next, coming to the mental status examination, you will find the disorder in speech, grooming, because they groomed very well, what is also not appropriate to the situation. Then speech, activity, mood, expansive mood, already I told. Then judgment, poor judgment, and also attention concentration. They can't finish their work, they have poor attention concentration. Then MRI, CT scan and ICD-10 criteria, because ICD-10 told that how you can diagnose a patient with mania. ये सारा जो सिम्टम्स है, ये 3 जो मेन सिम्टम्स है, बिहेवियर में एक्सपेंसिव बिहेवियर, स्पीच ज़्यादा बोलना और मूड ज़्यादा एलिवेटेड और एक्सपेंसिव होना, ये 3 अगर रहे एक साथ, वो भी 7 दिन, तो मैनिया डायग्नोस्ड होता है. तो ये जो क्राइटेरिया ये ICD-10 देते हैं. तो टाइप्स ऑफ मैनिया, हाइपोमैनिया, मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, लास्ट वन होगा मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स. जब साइकोटिक सिम्टम्स दिखाई देता है, कभी कभी पहले क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होता है, बस मूड अच्छा रहते हैं. बाद लास्ट में क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखाई देता है. बहुत हंसते हैं, बात करते हैं, नाचते हैं, कोई बहुत अच्छा और ऑडली ग्रूम्ड करते हैं, डार्क कलर यूज़ करते हैं, तो ये सब साइकोटिक सिम्टम्स दिखाई देता है. तो ये 3 टाइप होता है मैनिया का. मैनेजमेंट, एंटीमैनिक पर्टिकुलर वन ही ड्रग है जो है लिथियम. लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिया, इसीलिए इसको एंटीमैनिक ड्रग बोलते हैं. ये यूजुअली मूड स्टेबिलाइजर है. तो ये 300 to 400 mg में मिलते हैं, जो 3 भाग में देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में. तो और ये देने से यूजुअली कंट्रोल्ड होता है मैनिक एपिसोड्स. Then mood stabilizer, other mood stabilizer is carbamazepine, sodium valproate commonly used. जब ये 2 मूड स्टेबिलाइजर दोगे तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बहुत अटेंटिव कुछ करने के लिए इजाज़त नहीं देना है पेशेंट को. देन एंजियोलाइटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हेन आई एक्सप्लेन्ड सिजोफ्रेनिया. एंटीसाइकोटिक्स कौन है, क्या क्या है, रेस्पिरिडोन, ओलांजेपाइन, क्लोजापाइन. देन सेडेटिव हिप्नोटिक्स, बार्बिटूरेट्स, डायजेपम. देन थेरापीज मेनली ग्रुप थेरापी, बिकॉज दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे एन्जॉयड व्हेन दे आर प्लेइंग विद अदर्स. कॉम्पिटिटिव प्लेइंग दे एन्जॉयड. सो ग्रुप थेरापी में वो फुटबॉल, क्रिकेट they can play where energy is needed. So energy if decreased, they will feel hungry, they will feel sleepy, so that also useful for their management. Then behavioral therapy, basically cognitive behavioral therapy combination is mainly helpful over there. Then interpersonal therapy, token therapy, then family therapy can implement. Then social rhythm therapy मतलब जब ये रिदम होता है कि कार्डियन रिदम ऐसा रिदम है जैसा बाहर में एक क्लॉक है कि सुबह जागना है, रात में सोना है. कुछ लोग ऐसा है कि बहुत रात तक जागते हैं, बहुत दिन तक, मतलब सुबह 10 बज गया तो भी सो रहा है. तो ये जो डिसबैलेंस है, बेसिकली ये डिसबैलेंस है, ये मेंटेन करने से
10 साल मेंटेन किया, 20 साल मेंटेन किया, तो वो मैनिया होने की चांस बढ़ जाता है। तो ये जो सोशल रिदम थेरेपी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल सोशली एक्सेप्टेबल जो रिदम है, कीकार्डियन रिदम है, तो वो मैच कराते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ, एनवायरमेंटल क्लॉक की मैच कराते हैं। मतलब तब भी हम लोग जागते हैं जब सूरज उगता है, तब भी सोते हैं जब सूरज ढलते हैं, लाइक दैट। Now coming to the prevention, how you can take care when patient having hypomania or anyone of your family, of your surroundings feeling that they can have the chance of mania. Get at least 8 hours of sleep. You have to take sleep properly. Then limit for your activities and टास्क और एक्टिविटीज़ जो है वो भी लिमिटेडली ही करना है, कि इतना ही करना है। ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी लेके काम करना, वो भी पूरा टाइम, पूरा दिन भर करने से भी मूड डिप्रेस्ड हो मूड एलिवेटेड होके और खुश होके तुम मैनिया हो सकता है। तो डोंट स्पेंड मोर देन 6 hours बीइंग एक्टिव ईच डे। Don't try to exhaust yourself. Avoid stimulating surroundings. Avoid stimulating surroundings मतलब disco, pub, then people having alcohol, cigarettes, like that. Then avoid stimulating foods. I already explained. Then फूड के बारे में बस नॉर्मल जो हेल्दी फूड है वो लेना है, साथ में ज़्यादा करके पानी पीना है, 3 to 4 liters of water you have to take. Then avoid drugs and alcohol. Then engage in calming activities, very important over here. अगर किसी को लगे कि मूड डिसऑर्डर्स हो रहा है, दे शुड गो फॉर द मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज. Nursing diagnosis, these all are the nursing diagnosis. Prior 6 are the prior diagnosis, that those are risk for injury, risk for other directed violence, disturbed thought process, impaired verbal communication, impaired social interaction and ineffective coping. सो ये 6 जो है ये प्रायर डायग्नोसिस है मैनिया के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कैसे मैनेज करते हैं, तुम खुद 1-2 करके लिखने की कोशिश करो. अगर ना मिल रहा है तो नेक्स्ट क्लास वी विल start with this slide. We will discuss about the nursing diagnosis. Then we will go with the depression. Thank you.